बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 17 साला नौजवान जब एक सुबह सोकर उठता है, अपने घर में जब नीचे अपने लाउंज में पहुंचता है तो वहाँ पर अपनी माँ को खून में लथपथ मुर्दा हालत में पाता है और साथ ही अपने बाप को आखिरी सांसें लेते हुए पाता है। ज़ख्मी वो भी होते हैं, शदीद ज़ख्मी होते हैं। ऐसे में वो फ़ौरन ही हेल्प के लिए फ़ोन करता है। हेल्प जब वहाँ पर पहुँचती है और इस लड़के से जब पूछगिछ शुरू की जाती है, उस वक्त ये अपने हवास तकरीबन खोए हुए होता है। वो जो सवाल करते हैं उनको जवाब देता रहता है, लेकिन उसको मालूम ही नहीं होता कि उस वक्त उसे तफ्तीश करते हुए उसे किस बुरी तरह से फंसाया जा रहा होता है। उसे अपने ही माँ बाप के कत्ल में फंसाया जा रहा होता है। उस कत्ल के जुर्म में उसको, उस नाकर्दा जुर्म में उसको 20 साल सज़ा काटनी पड़ी, लेकिन 20 साल सज़ा काट के जब वो बाहर निकला तो वो एक वकील बनकर बाहर निकला। ये लड़का जो है इसको फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही डिटेक्टिव जासूस था जो उस वक्त वहाँ पर आता है। 18 मिनट के दूरी पर वो होता है, लेकिन वो वहाँ पर पहुँचता है 10 मिनट में। और वो वहाँ पर इसलिए जल्दी पहुँचता है क्योंकि उसने इस केस को ख़राब करना होता है, क्योंकि उसका ताल्लुक़ जिस शख्स से जुड़ा होता है वही शख्स इस लड़के को अपने माँ बाप के कत्ल में फंसाना चाह रहा होता है। एक बड़ी ही ऐसी कहानी है कि जस्टिस सिस्टम के ऊपर इसने बड़े सवाल उठा दिए हैं, निज़ाम इंसाफ पर। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह से होता है, निज़ाम इंसाफ, ताख़ीर इंसाफ में बेटे का, दादे का जो इंसाफ है वो पोते को मिल रहा होता है। लेकिन ये सब कुछ जब अमेरिका जैसे जगह पर होता है, वहाँ पर जब हम ये सब कुछ देखते हैं तो हमें बड़ी हैरत होती है कि क्या वहाँ पर भी ये 17 साल अमरीकी नौजवान मार्टी टैनक्लिफ है। इसकी स्टोरी जो है बहुत वायरल हुई हुई है, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। ये नौजवान जो है ये हिम्मत नहीं छोड़ता। 17 साल का होता है, ये उसके हाई स्कूल का पहला दिन होता है। बड़ी खुशी खुशी ये सुबह सोकर जब नीचे उतरता है तो ये देखता है कि इसके माँ बाप जो है इस हालत में है। ये 911 को कॉल करता है और कहता है कि मैं उस वक्त सदमे से होश खो बैठा था, मेरे पास अल्फाज नहीं कि बता सकूँ उस वक्त मुझे क्या हुआ था। खुदा करे कि कोई भी कभी इस सूरत हाल से ना गुजरे। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इमरजेंसी सर्विस को कॉल करने के बाद वो अपने ही वालिदैन के कत्ल का मरकज़ी मुल्ज़िम ठहराया जाएगा। ये और उसे इस नाकर्दा जुर्म में 20 नहीं 17 साल, माज़रत के साथ मैंने 20 बोला, 17 साल इसको जेल में गुजारने पड़ेंगे। अच्छा, अब होता क्या है इस शख्स के साथ, बेसिकली अपनी ज़िंदगी का अब ये दोबारा से आगाज़ तो कर रहा है, लेकिन इसने जो तकलीफ़ थे 17 साल गुजारे उनका जवाब कौन देगा। वो कहता है कि मेरा बचपन बड़ा ही खूबसूरत था, इसको गोद लिया गया था, उसके वालिदैन ने इसको गोद लिया था और वालिदैन जो हैं बड़ा स्ट्रगलिंग फेज़ से गुजरते गुजरते अब उस दौर में पहुँच गए थे जब ये बहुत आसूदा हाल हो गए थे। काफ़ी इनके पास पैसा आ गया था, पैसे की एक अच्छी भरमार थी इनके पास। और वो कहता है कि मेरा बचपन बहुत ही खूबसूरत था, मैं जो चाहता था मेरे वालिदैन मुझे ला कर देते थे, हम बहुत हंसी खुशी जो है वो ज़िंदगी गुजारे थे। वो कहते हैं कि मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि उस खौफनाक सुबह जब उसके वालिदैन शदीद ज़ख्मी हालत में थे तो पुलिस उसे हस्पताल ले जाने या घर पे रखने के बजाय उससे वहशियाना किस्म की तफ्तीश क्यों कर रही थी, जबकि उनके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं था। मैंने तो मदद के लिए उनको बुलाया था। वो कहते हैं कि मुझे उस वक्त महसूस हुआ कि शायद वो मुझे इस वाक़े से मुतासरा शख्स के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि वो तो मुझे मुल्ज़िम के तौर पे देख रहे हैं। पहले वो ये समझता रहा कि वो शायद मुझे एक दुखी बेटे के तौर पे देख रहे हैं, लेकिन दरअसल वो उसको आहिस्ता आहिस्ता इस केस में फंसा रहे थे। अच्छा, इसको फंसाया कितनी चालाकी के साथ, आप बड़े हैरान होंगे सुनकर पूरा प्लॉट जिस तरह से बनाया गया। पुलिस जो है इससे पूछगछ कर रही थी, सवालात उससे किए जा रहे थे, वालिदैन के साथ उसके ताल्लुकात कैसे हैं उससे ये पूछा जा रहा था ताकि अंदाज़ा लगाया जा सके कि कहीं उसने ही तो अपने माँ बाप को कत्ल तो नहीं किया। अब वो कहता है कि मैंने पुलिस को ये भी बताया कि मुझे कारोबारी साथी उनका एक था जेरी, उसके ऊपर शक है कि वो इस जुर्म के पीछे हो सकता है क्योंकि वो इनके वालिद का कोई $900,000 का मकरूज़ था, उससे वो पैसे उनको लौटाने थे। अच्छा, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद वो कहता है कि उन्होंने उस तरफ तवज्जो नहीं दी बल्कि उनका सारा फोकस मेरे ऊपर ही रहा, जबकि घर में वालिदैन और दीगर मेहमानों के साथ सुबह तक पोकर खेली जा रही थी। लेकिन यहाँ पर तहकीकात में उस शख्स को शामिल नहीं किया गया जो कि इनका मकरूज़ था, जो जाए वक़ूअ से गायब था, वो शहर छोड़ के गायब हो गया था, उसी सुबह वहाँ से चला गया था, तो वो क्यों नहीं वहाँ पे मौजूद था, ये बड़ा अहम सवाल है। अच्छा, अब मरकज़ी तफ्तीशकार जो था इसमें असल में कल्प्रिट वो है, उसने क्या किया, ये जासूस था, जेम्स इसका नाम था, जो कि 2015 में फौत हो चुका है, लेकिन अब पता लगता है कि उसने इस केस को किस तरह से ख़राब किया। ये जेम्स जो है उसने कई जगहों पर इस बच्चे को मिसगाइड किया, इसके साथ फ्रॉड किया, इसको बहकाया और इसको गलत इन्फॉर्मेशन दी। मसलन कि वो बताता है कि एक दफ़ा, ये टैनक्लिफ बताता है कि जब एक दफ़ा वो मुझसे तफ्तीश कर रहा था,
इसी दौरान उसने करीब ही मौजूद एक टेलीफोन से फ़ोन किया, दूसरी टेलीफोन एक्सटेंशन पर कॉल की, खुद ही उसे उठाने चला गया और यूँ ज़ाहिर किया कि वो एक और जासूस से बात कर रहा है। फिर वो कहता है कि उसने उसको आकर झूठी कॉल को जब बंद किया तो उससे आकर कमरे में कहा कि तुम्हारा बाप जो है वो अभी तक ज़िंदा है, होश में था, और उसने कहा है कि मेरे बेटे ने मुझ पर फायरिंग की है। वो कहता है कि मैं सख्ते में आ गया, मैं उसको कोई जवाब ही नहीं दे सका कि मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम क्यों लगाया गया। अच्छा, अब ये एक नौजवान लड़का था जिसके लिए इनकी चालाकियों को समझना मुश्किल था, और उस डिटेक्टिव ने क्या किया कि जिस वक्त ये सख्ते में आ गया तो उसने इसकी तरफ से इकरार लिख लिया, खुद से लिख लिया कागज़ के ऊपर कि इस लड़के ने इकरार किया है और इनकार नहीं किया कि मैंने अपने बाप को मारा है, और इसी चीज़ को बतौर सबूत जो है पेश किया गया, उसके बयानिए को पेश किया गया अदालत में भी। अच्छा, वो कहता है मेरी वालदा के हाथ में मेरे बाल थे जो कि दुरुस्त नहीं है, ये उनकी तरफ से कहा गया था। वो कहते हैं कि मैं अपनी वालदा को हिला जुला रहा था तो उनके कोई बाल जो हैं अगर मेरे कपड़ों पे लग गए, उसको भी उन्होंने सबूत के तौर पे ले लिया। मेरे वालिद को वो कहते हैं कि एड्रेलिन दवा दी थी और मुझे उन्होंने ये बतौर हमलावर शनाख्त किया है, जबकि ये हकीकत नहीं थी। अच्छा, वो कहते हैं कि वाक़े के एक हफ़्ते बाद कैलिफोर्निया वापस आए और स्ट्यूमैन जो है, यानी कि जो ये तफ्तीशकार था, इसके बारे में वो बताते हैं कि ये जो है, अच्छा, हैरत अंगेज़ तौर पर वो शख्स, वो पार्टनर जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था, ये कहा गया कि वो तफ्तीश के डर से और इल्ज़ाम लगाए जाने के डर से रूपोश हो गया और उसको शामिल तफ्तीश ही नहीं किया गया, जो कि बड़ा ही हैरत अंगेज़ बात है कि एक शख्स अगर जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, अगर वो मौके वारदात से गायब हो या उस इलाके और शहर से गायब हो तो उसके ऊपर तो खुद ब खुद शक जाता है, लेकिन यहाँ पर उसके ऊपर शक तक इस जासूस ने नहीं जाने दी। अच्छा, इस जासूस का बड़ा पुराना ताल्लुक़ निकला। ये जासूस बाद में जाकर पता लगता है कि उसका ताल्लुक़ इस शख्स के साथ था, उसके बेटे के साथ था। उसका बेटा जब हेरोइन की फ़रोख्त के एक केस में पकड़ा जाता है तो पता लगता है कि ये डिटेक्टिव उसका न सिर्फ सहूलतकार था बल्कि उसको बचाने वालों में भी शामिल था। अच्छा, अब क्या होता है कि मुकदमे में तफ्तीशकार जो है वो जिस तरह से इसको तोड़ते हैं, जिस तरह से इसको बच्चा था, ये इसकी उम्र कम थी, 17 साल, एक मतलब बिल्कुल यंग लड़का था, तो इसको जिस तरह से उन्होंने फंसाया, इसके बाद मुकदमे की समाअत होती है। सबूत जो पेश किए जाते हैं वो सिर्फ वो एक दस्तावेज़ होती है जो कि उस जासूस ने उस वक्त अपने हाथ से लिखी थी, जिस पर इसके दस्तखत भी नहीं मौजूद कि मुल्ज़िम ने इकरार कर लिया है, क्योंकि वो खामोश हो गया और वो उसका इकरार था, और इसी की बुनियाद पर इसका एतराफ़ जुर्म इसको मान लिया जाता है कि इसने एतराफ़ कर लिया है और इस पर इसको फिर जेल हो जाती है। अच्छा, अब ये टेंटलिफ कहता है कि मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है कि तफ्तीश के दौरान मैंने क्या कहा था, मगर वो यकीन दिलाते हैं कि वो इस दौरान मैंने कुछ भी कहा होगा। यानी कि वो कहता है कि मैं इतना परेशान था कि मुझे कुछ पता नहीं कि मैंने उस वक्त क्या कहा था, क्योंकि वो मुझसे सवाल इस तरह से जारहाना अंदाज में करते थे और मेरे ऊपर एकदम से अटैकिंग मोड में आ जाते थे कि मुझे समझ नहीं आती थी कि ये मेरे साथ हो क्या रहा। आप बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक बंदे के ऊपर जब प्रेशर बिल्ड किया जा रहा होता है और इस तरह से उसको दीवार से लगाया जा रहा होता है तो वो कुछ भी कह सकता है। अच्छा, वो कहता है कि अगर एक ऐसा नौजवान जिस पे एक शक हो और उसे तफ्तीश की जा रही हो और उसने ताज़ा कोई सदमा भी बर्दाश्त किया हो, वो तन्हा भी हो, उसे डांट भी रहे हों, उसे गालियां भी दे रहे हों, तो आप उसे ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि इस कमरे से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो कह दो जो ये कहलवाना चाहते हैं। ये कहना था टेंटलिफ का, यानी कि उस 17 साला नौजवान का, कि मैं इस सूरत हाल से गुजर रहा था जब मुझे डरा रहे थे, धमका रहे थे, मैं सहमा हुआ था, मुझे दीवार से लगा रहे थे, तो उस वक्त मुझे यही लगा कि वो जो कहते हैं मैं मान लूँ। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि मुकदमे की समाअत के दौरान गवाही जब दी तो उसने कहा कि मुझे चूँकि मुल्ज़िम करार दे दिया गया था, जेल जाने के खौफ की वजह से कहता है कि अच्छा, बहुत सी बातें उससे बीच में बताई हैं कि कैद होने से कबल वो उसे अपने ख़ानदान को दे सके एक बीमा पॉलिसी लेने के लिए वो गया था। अच्छा, ये बयान जो है ये बेसिकली उस शख्स का है जो कि इनका बिज़नेस पार्टनर था। जब उसको सवाल किया गया बाद में, जब वो पहले तो भाग गया था, बाद में जब वो वापस आया, जब उसको पता लगा कि ये लड़का अच्छी तरह फंस गया है, तो उससे पूछा गया कि तुम क्यों फ़रार हो गए। तो उसने कहा कि चूँकि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग रहा था, मैं पहले तो डर गया था, फिर मैं डर के इसलिए भी भाग गया था कि मैं पहले अपने घर वालों को कोई बीमा पॉलिसी उसने कराई हुई थी, तो मैं उनको वो चीज़ें पैसे शैसे दे दूँ ताकि जब मैं पकड़ा जाऊँ तो कम अज़ कम मेरे घर वालों का कोई आसरा तो हो। तो उसके बाद जब उसको ये यकीन हो गया कि मेरे जासूस ने, मेरे बेटे के सहूलतकार जासूस ने इस लड़के को अच्छी तरह से फंसा दिया, तो फिर वो जो है वापस आया और उसने ये बयान दिया और उसने कहा कि मैंने ये कत्ल नहीं किया। तो इस जुर्म में
اس لڑکے کو قید کی سزا سنائی جاتی ہے، 2 بار عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کاؤنٹی جیل جب لے گئے ذاتی سامان کے کمرے میں، جیل کلرک نے مجھ سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، تم مجرم ثابت ہوئے، یہ نہیں ہو سکتا. یعنی وہ اتنا ینگ سا لڑکا تھا کہ وہ اس کو دیکھ کے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اس طرح سے کیا ہوگا. پھر یہ جیل میں رہتے ہوئے اس نے نہ صرف یہ کہ وکالت کی تعلیم حاصل کی تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکے، ساتھ ہی ساتھ اس نے ہمت نہیں ہاری اور وہ ریٹائرڈ پروسیکیوٹر کو بھی خط لکھتا رہا تاکہ وہ اس کے کیس کا جائزہ لے، اور اس طرح اس نے اپنی زندگی کے 14 سال جو ہے وہ جیل میں گزارے. اس کے بعد مختلف گواہوں کی پھر اس کے بعد کیا ہوا، یہ آہستہ آہستہ کیس جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر آنا شروع ہوا. کچھ ایسے لوگوں کی نظر میں بھی آیا یہ کیس جو اس طرح کے لوگوں کے کیسز لڑتے ہیں جن کے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہوتا. اس کے بعد جب اس کیس کو کھولا گیا تو جج صاحب کو بھی نظر آیا کہ اس کے اندر اس لڑکے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اس کیس کو دوبارہ ری اوپن کیا گیا اور اس کے بعد جب اس کو پورا اسٹڈی کیا گیا اور اس کو جب فائٹ کیا گیا تو پتہ لگا کہ اس میں زیادتی جو ہے اس ڈیٹیکٹیو کی طرف سے تھی جو اس سارے کیس کو دیکھ رہا تھا، اور یہ ڈیٹیکٹیو جو ہے اس کیا کہنا چاہیے اس بزنس پارٹنر کے بیٹے کا سہولت کار بھی رہا تھا، اور اسی کے کہنے پر وہ اس سارے کیس کو دیکھ بھی رہا تھا، اور اس نے اس کے بیٹے کے غلط کاموں کے اوپر پردہ پوشی ڈالنے کے لیے بہت سے کام کیے جو نکل کر پہ آہستہ آہستہ سامنے آئے، اور پتہ لگا کہ کس طرح سے اس نے یہ تمام تر چیزوں میں اس کو پھنسایا. اسے مجرم ثابت کرنے کے لیے یہ تمام تر اس نے اقدام اٹھائے. اور ایک بڑی خوبصورت بات اس نے ٹینکلیف نے کی کہ جب مجھے رہائی ملی تو میں اپنی آدھی زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزار چکا تھا. کہتا ہے کہ رہائی حاصل کرنے کے بعد جو پہلے قدم اٹھائے وہ بہت اہم تھے. جب ہم جیل چھوڑ رہے تھے تو میں نے اپنے ساتھ چلنے والوں سے کہا کہ آہستہ چلو. جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کیوں تو میں نے ان سے کہا کہ یہ میری آزادی کی جانب پہلے قدم ہے، میں انہیں آہستہ آہستہ اٹھانا چاہتا ہوں. اس کے بعد اس نے 35 برس کی عمر میں قانون کی تعلیم جو ہے وہ شروع کی تھی، اور فائنلی اسے اپنی تعلیم مکمل کی، اور اس کے بعد اب وہ اس وقت پریکٹس بھی کر رہا ہے. اس کی زندگی کے یہ ماہ و سال تو کوئی لوٹا نہیں سکتا، لیکن ایک ایسا واقعہ جو امریکہ جیسے ملک میں جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ انصاف کا بول بالا ہے، وہاں پر اس طرح کا انصاف ہوا کہ ایک نوجوان کو اپنی زندگی کے 14 سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارنا پڑے، اور جس سے سوال جواب کیا جا سکتا تھا وہ تو تب تک اس دنیا سے جا ہی چکا تھا. مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.